सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो आज का ये जो सेशन है इसका आपका शीर्षक है आदर्श योग शिक्षक और आदर्श योग कक्षा। एक आदर्श योग शिक्षक कैसा होना चाहिए और उसकी कक्षा कैसे आदर्श रूप में चलना चाहिए, इसके लिए क्या आवश्यकताएं हैं, क्या हम उसमें ऐड कर सकते हैं, कैसे हम जागरूक हो सकते हैं, क्या हमारी कमी रह गई है अब तक, उन सब चीज़ों पर हम एक बार नज़र डालेंगे। उसमें से जो जो चीज़ आप करते हैं तो साधुवाद है, और अगर कहीं चूक रहे हैं तो हमारा प्रयास रहेगा सभी का कि हम उन चीज़ों को अब ऐड करके जितना जितना हो सके, जैसा जैसा जिसका सामर्थ्य है, अपनी कक्षा को आदर्श रूप में हम प्रतिष्ठित करें। तो सबसे पहले मैं एक प्रश्न पूछती हूँ आप सभी से कि दो प्रश्न है। एक प्रश्न है कि आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, और दूसरा प्रश्न है आपको यहाँ बुलाने का हमारा उद्देश्य क्या है। कौन बताएगा? हाँ बताइए। इन्होंने कहा कि हम इसलिए आए हैं ताकि हम जो योग कक्षा लगाते हैं उसमें जो भी कमियां हैं उसको हम पूरा कर सकें और अच्छे से योग कक्षा लगा सकें। तो इनके आंसर जैसा ही आंसर जिनका हो वो तो रुक जाओ, और कोई अलग आंसर किसी का हो तो बताओ। स्वामी जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। केवल नहीं बताना है, समग्र रूप में बताना है। केवल स्वामी जी का आशीर्वाद लेने हैं, बड़े स्वार्थी हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो उद्देश्य हमारा यही है कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, मुख्य रूप से कहते हम ये है कि हमने सहयोग शिक्षक की ट्रेनिंग ली है और हम उसमें और एडवांस सीखना चाहते हैं और अपने ज्ञान का वर्धन करना चाहते हैं, इसलिए आए हैं। और अपने स्वास्थ्य को अच्छा समाज बना सकें, यहाँ के प्रकल्पों को जान सकें, इसलिए हम आए हैं। हर प्रकार से अपने व्यक्तित्व का विकास करें और उसके माध्यम से अन्य लोगों को भी हम लाभ पहुंचा सकें, इसके लिए हम आए हैं। अब दूसरा प्रश्न, ये तो आपका हुआ। हमने, परम पूज्य गुरुदेव ने, हम सभी ने आपको क्यों बुलाया है? क्या सेम है जो जिस लिए आप आए हैं उसी लिए ही बुलाया है, या हमारा प्रयोजन कुछ अलग है? अलग है। अलग कौन कौन मानते हैं, जरा हाथ उठाओ। ठीक है, और जो सेम वही प्रयोजन है जो बता दिया गया वो हाथ उठाओ। और जिसने किसी में भी हाथ नहीं उठाया उनका क्या? बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, वो अपना ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। हाँ आप बताइए क्यों बुलाया हमने आपको? योग के प्रचार प्रसार और भारतीय शिक्षा बोर्ड के प्रचार प्रसार के लिए। तो आपका आने का जो प्रयोजन है वो तो विदित है। हमारा आप सभी को बुलाने का जो प्रयोजन है वो भी यही है, और उसको एक वाक्य में कहें कि परम पूज्य गुरुदेव का जो स्वप्न है, जो उनका संकल्प है कि भारत पुनः आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से, दो शब्द गहरे हैं समझना, संपूर्ण भारत देश आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, दो महाशक्ति होती है संसार की, एक आर्थिक और एक आध्यात्मिक, इसी पे पूरी दुनिया टिकी है और चलती है मूल रूप से। तो भारत को आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व की महाशक्ति बनाना, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प है। आपको भी पता होना चाहिए। यदि कोई कहे कि किस लिए काम करते हो आप, क्यों योग क्लास लगाते हो, क्यों उनकी सुनते हो, कि कौन सी क्या काम करते हैं वो, क्योंकि जो समग्र दृष्टि नहीं रखता तो किसी को लगता है कि बाबा जी योग कराते हैं, किसी को लगता है कि व्यापार करते हैं, किसी को लगता है कि टीवी पे लाइव रहते हैं, किसी को कुछ लगता है। तो हमें कम से कम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पतंजलि की इतनी सारी संस्थाएं हैं, इतने सारे उसके विंग्स हैं कि जिसको जो दिखता है उसको लगता है कि ये तो यही करते हैं। लेकिन
जैसे आपको कल पूरा भ्रमण कराया, तो आपने देखा ही कितने प्रकल्प चल रहे हैं, और ये तो मुख्य रूप से हैं। अपरोक्ष रूप से भी कितने ही प्रकल्प चलते हैं। कुछ बातें आदरणीय राकेश भ्राता जी ने आप सभी को बताई थी कि कितने क्षेत्र में पतंजलि कार्य करता है। तो परम पूज्य गुरुदेव का जो संकल्प है कि भारत को विश्व की आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना है, ये संकल्प पूरा केवल कुछ लोगों के जागने से नहीं हो सकता। अब जैसे आर्थिक महाशक्ति बनाना है, तो इसके लिए क्या केवल सरकार के माध्यम से हो जाएगा? नहीं होगा। सरकार का सपोर्ट भी जरूरी है, अगर वो सपोर्ट नहीं करेगी तो भी नहीं होगा, ये बात भी जरूर है। लेकिन केवल सरकार कर दे ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब आप देख लो, इतनी विदेशी कंपनियां हैं, भारत सरकार चाहे तो भगा दे सबको, लेकिन नहीं भगा सकती, उनकी भी मजबूरी है। अगर भगा देंगे तो एक दिन में अर्थव्यवस्था जमीन पे आ जाएगी। हम कई बार दोष देते हैं, इतना स्वदेशी स्वदेशी करते हैं, हटा दो ना, भगा दो ना। नहीं भगा सकते, इतनी जगह उनकी फैली हुई है। क्या करना पड़ेगा? उनका जब नुकसान होने लगेगा तो वो खुद छोड़ के जाएंगी, और वो कंडीशन हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो बताओ, सरकार सामान खरीदती है कि जनता सामान खरीदती है? जनता खरीदती है। अब इस एक विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए जन जन तक पहुंचना जरूरी है। और क्या अकेले स्वामी जी, जबकि कितना कई किलोमीटर की यात्रा कर ली, कईयों शिविर कर लिए, प्रतिदिन आस्था पे लाइव रहते हैं, एक दिन भी नहीं छोड़ते हैं, पर जो रजाई में पड़ा है वो टीवी खोल ही नहीं रहा सुबह 5 बजे, तब उसके कान में जाकर के बोलने से रहे। इतना तो कर नहीं सकते। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम प्रयास ही ना करें, कि जिसको नहीं सुनना है वो तो नहीं सुनेगा, हम क्या ही कर सकते हैं। ऐसा यदि सोचते तो आज आप इतने लोग यहाँ नहीं बैठे होते। कभी कोई सोच सकता है जिस योग के बारे में सिर्फ ग्रंथ पढ़ने वाले लोग जानते थे, या बहुत बड़े बड़े अमीर लोग जानते थे कि योग तो बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा करते हैं या साधु संत करते हैं, और वो योग शब्द को आज पूरा विश्व जान रहा है। अगर प्रारंभ में आप देख रहे थे ना, योग यात्रा कितना साधारण सा परिवार, साधारण सा गांव, साधारण से माता पिता, साधारण सा स्कूल, साधारण सा सब कुछ, कितना नॉर्मल। हम तो उनसे बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत जान रहे हैं। और उस समय वो क्या कल्पना कर सकते थे कि योग इतना विस्तार ले लेगा? और यदि सोचने लग जाते ऐसे होगा कि नहीं, कौन सुनेगा, क्या होगा, तो एक कदम भी नहीं चल पाते। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्रयास ही ना करें, प्रयास तो करना पड़ेगा, और ये प्रयास ही है कि हम जितना कर सकते हैं अपनी तरफ से करें। क्योंकि देखो, यहाँ पे 350 बहनें करीब हैं। अब हर एक बहन के कांटेक्ट में कम से कम 1000, 2000, 5000 लोग होंगे। कुछ उसके पड़ोसी होंगे, कुछ उसके फ्रेंड्स होंगे, कुछ उसके रिश्तेदार होंगे। अब आप सोचो, जैसे मैं हरियाणा प्रवास पे जाती हूँ, पूजा साध्वी देवा दीदी उत्तर प्रदेश आती हैं, पंजाब आती हैं, कितना भी प्रवास कर लें, आपके कांटेक्ट के वो जो 3-4 हजार लोग हैं, क्या उन तक पहुंच पाएंगे वो, या मैं पहुंच पाऊंगी कभी, या परम पूज्य गुरुदेव पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच सकते। जिंदगी भर भी प्रवास करें तो भी नहीं पहुंच सकते। तो कौन पहुंचेगा? आप पहुंचोगे। सिंपल सा सिद्धांत है। हमारे दिमाग में कई बार चीजें क्लियर नहीं होती, इसलिए हम करते भी रहते हैं लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं आता। हमको क्लियरली पता होना चाहिए कि हम करने क्या आए हैं, हमको करना क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। और ये बात तो है कि आप गृहस्थ हैं, आप परिवार वाले हैं, सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी परिवार की बनती है, और बननी भी चाहिए। परिवार आपसे संतुष्ट नहीं है, आप परिवार को समय नहीं दे पा रहे हो, दूसरी जगह समय दो, तो ये भी अन्याय जैसा ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परिवार में ही लगे रहें। कुशलता बढ़ाओ, और जो कुशलता इतनी रखो कि आप वो भी कर सको और ये भी कर सको, और ये हम कर सकते और कर रहे हैं आप सभी। तो लक्ष्य इतना है कि विश्व में भारत को यदि आर्थिक रूप से प्रतिष्ठित करना है और आध्यात्मिक रूप से प्रतिष्ठित करना है, तो उसके लिए जन जन को जागना पड़ेगा, जन जन को स्वदेशी प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के विदेशी कंपनियां जाएंगी। एक एक माता पिता को जागरूक होकर के अपने बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे, ताकि अच्छा समाज, अच्छा चरित्र का निर्माण हो सके, और
सबकी बुद्धि सही जगह रहे ताकि लोग पुरुषार्थ करें और अपने आप भारत उन्नति की ओर अग्रसर हो जाए। तो ये हमारा लक्ष्य है और उसके लिए जन जन को जगाना है और जन जन को जगाने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं। अब यदि दूसरों को जगाना है तो पहले खुद को जागना पड़ेगा, दूसरों को कुछ सिखाना है तो पहले खुद को सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप तो स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं, शिष्याएं हैं, आप तो उनके अनुयायी हैं। इसीलिए आप तो चीजों में मान जाएंगे, समझ जाएंगे, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है वो कभी भी आपके आधे अधूरेपन को स्वीकार नहीं करेगा। वो हमेशा ये चाहेगा, जैसे आप कक्षा में भेजो, कुछ लोग होते हैं जो जितना सिखा रहे उतना सीख लेते हैं, उससे लाभ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे अच्छा वो बताना जरा, अच्छा वो बताना जरा, आपने प्रशिक्षण लिया है ना तो वो बताना, आपको वो पता है क्या। मतलब जब तक आप किसी क्वेश्चन का आंसर ना में नहीं दे दोगे ना, तब तक वो पूछते रहेंगे। किसी किसी का स्वभाव होता है। अच्छा ऐसे भी लोग अच्छे हैं, इन लोगों के डर से कम अपना ज्ञान तो बढ़ाते हैं, नहीं तो हमारी प्रगति रुक जाएगी। तो हम इसीलिए यहाँ आए हैं ताकि हम प्रामाणिक ज्ञान ले सकें। अब तीसरी बात आती है, आ तो गए, प्रयास भी कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग सो भी रहे हैं। आ तो गए, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन 5 दिन में कितना ले लेंगे? आपकी भी सीमा है, हमारी भी सीमा है। तो ये प्रारूप है, ये प्रतीक है कि आप 5 दिन के लिए यहाँ आकर के सीख रहे हैं। आपने अपने मानस को तैयार किया है, एक वातावरण में आकर के एक दिशा दी है, लेकिन ये सीखने की प्रक्रिया अनवरत चलनी चाहिए। और इस युग में जब सब कुछ हमारे पास सिर्फ इस एक फोन में है, वैसे तो फोन से पढ़ना नहीं चाहिए, बुक से पढ़ना चाहिए, लेकिन इतनी स्मार्टनेस आ गई है कि आप 50 और 5,000 और 50,000 पुस्तकें इकट्ठी करोगे, वो सब कुछ इसमें भरा हुआ है। तो सीखने की प्रक्रिया अनवरत चलनी चाहिए। हम यहाँ सीखें और यहाँ आने के बाद जो यहाँ से छूट गया, सब कुछ कैसे सिखा सकते? नहीं सिखा सकते। व्यक्ति जिंदगी भर सीखता रहता है, वो कभी ये नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ सीख लिया। हम सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, सब सीखते हैं। तो 5 दिन में सब कुछ सिखा नहीं सकते, तो आपको सीखने की प्रक्रिया जारी रखनी है। ये एक बात नोट करो कि यहां से जाने के बाद भी आपको अपने विषय से संबंधित, आपका विषय योग है तो योग से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, जैसे जैसे आपके सामने प्रसंग आते जाएं, कोई आपके सामने ऐसा कोई कंडीशन आई और आपको लगा कि ये तो मुझे पता नहीं, तुरंत उसको सीखो, उसको पता करो, नॉलेज बढ़ाओ। ये चीज यदि आप में आएगी, आपका जीवन भी इतना आनंदित हो जाएगा ना। आलतू फालतू की बातें पता नहीं कहाँ 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 पड़े रहते हैं, वो सब हट जाएगा। आप एक बहुत आनंदपूर्ण जीवन जी पाएंगे, क्योंकि ज्ञान आनंद का स्रोत है। जितना ज्ञान हमारा बढ़ेगा उतने ज्यादा आनंदित हम रहेंगे। तो ये तो सारी भूमिका हो गई। अब बात आती है, आप योग शिक्षक हैं और आप सभी का संकल्प है कि आपको एक आदर्श योग शिक्षक बनना है। और एक आदर्श योग शिक्षक कैसा होता है ये आप ही लोग बताएंगे। पहले तो बताओ, हाथ उठाओ, कौन बताएगा कि एक आदर्श योग शिक्षक में कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए। पहली चीज, योगाभ्यासी जो योग शिक्षक है उसको अनुशासित होना चाहिए, स्वयं भी अनुशासित हो, और जब खुद अनुशासित रहेगा तो दूसरों को भी अनुशासित करेगा। लिखिए, पहला नियम अनुशासन। अनुशासन मतलब आप योग कक्षा चलाते हैं तो आपकी योग कक्षा में निरंतरता होनी चाहिए। जब आप प्रतिदिन जाएंगे तभी आपके साधक प्रतिदिन आएंगे। अच्छा, आप में से हाथ उठाना अब कि कौन कौन ऐसी बहन है जिसने जब भी योग कक्षा शुरू की आज तक एक भी बार गैप नहीं किया? है कोई ऐसी बहन? एक भी बार नहीं किया? पहले वो उठाओ जो एक भी बार नहीं किया किसी भी कंडीशन में। अरे घूमने जाओगे तो गैप नहीं करोगे? शांति जी, जब ऑस्ट्रेलिया जाते हो तब कहाँ कक्षा में जाते हो आप? अब वो बताओ, जो बहुत रेयर कंडीशन में आप आउट ऑफ टाउन चले गए हो तो ही छूटी है, लेकिन यदि आप घर में हो तो कितना ही इंपॉर्टेंट काम हो जाए, आपने एक भी दिन गैप नहीं किया, उठाओ हाथ।
ईमानदारी से उठाना, मेरे को भले पता ना चले, भगवान को सब पता चल रहा है। तीर्थ में बैठ करके झूठ बोलोगे तो गंगा जी भी पाप नहीं धुलेगी। हाँ ठीक है भाई, इनके लिए ताली बजा दो जोरदार, ये तो अभिनंदन की बात है। अब वैसे लोग उठाओ हाथ जो खुद चलो कभी कभी ऊपर नीचे हो भी गया लेकिन क्लास नहीं रुकती, कोई ना कोई करा ही देता है। कोरोना में भी क्लास में। ठीक है भैया, अपने अपने लिए सब अभिनंदन करो जोरदार। अब ईमानदारी से वो लोग उठा दो जिनकी क्लास भी कभी ठंडी हो गई, कभी बारिश हो गई, कभी गर्मी हो गई, कभी नहीं ही पहुंचा कोई। भाई शिक्षक कराने वाला नहीं है तो बाकी भी उठ के चले गए, कराने वाली नहीं आई, हम बैठ के क्या करेंगे, ऐसा कोई है? ईमानदारी से उठाना, पुण्य मिलेगा यदि सच सच बोलोगे तो। कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अपने लिए अभिनंदन करो कि आपने ईमानदारी दिखाई है। भले कुछ गलती हो लेकिन हम अपने मुंह से बता देते हैं ना तो खुद को रिलैक्स मिलता है, नहीं तो आत्मा कचोटती है कि कह तो दिया लेकिन सच नहीं था। हमारे गुरुजी भी तो ऐसे ही करते हैं, प्लेन में जाते हैं, कभी रात भर की यात्रा रही, सुबह हो गई तो वहीं पे बाकी लोग देखे कौन है, कर क्या रहे हैं। वो तो पार्लियामेंट में जाकर के वहां भी सिखा देते हैं। तो आदर्श योग शिक्षक का एक गुण ये है कि उसमें अनुशासन होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। यदि वो बिना कारण एब्सेंट नहीं करता है तो उसके क्लास के बाकी साधकों को ये रहेगा, एक बार को उनके मन में आएगा कि चलो ये नहीं आई तो जरूर कुछ कारण होगा, ये ऐसे कभी एब्सेंट नहीं करती है। ये आपके आपके बोलने से नहीं, आपके बताने से नहीं विश्वास होगा उनको। सब बहुत समझदार है, सबको सब पता है, चेहरे पे दिख जाता है, कोई बहाना बनाता है तो भले सामने वाला बोले ना, लेकिन साफ पता चल जाता है, सब बहुत इंटेलिजेंट है। तो आपके व्यवहार से, आपके पुरुषार्थ से सबको पता चल जाए कि यदि ये आज नहीं आई है तो जरूर कोई बहुत इमरजेंसी होगी, और सबके कॉल आ जाए आपके पास कि क्या हुआ था जी, आप नहीं आए, सब ठीक तो है। ये यदि हो रहा है मतलब आप कर रहे हो ईमानदारी से काम। अब चेक कर लेना अपने आप को, ठीक है। फिर चलो अब दूसरी और कोई बात बताओ आदर्श योग शिक्षक की, आप बताओ। ठीक है, दो चीज, वाणी और एक एक ही बताना है। वाणी और व्यवहार, हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए, मधुर बोले, हम अच्छा बोले, प्रिय भाषण करें, दूसरों को अच्छा लगे। बताओ मैं यदि यहाँ पर जोर जोर से बोलने लग जाऊं, कठोर बोलने लग जाऊं, सारे या तो सिर झुका लेंगे, अपना फोन शुरू कर देंगे, आपस में बात करने लगेंगे, कुछ वॉशरूम के बहाने से उठ के चल जाएंगे, कुछ करने चल जाएंगे। यदि आपकी वाणी सुमधुर और प्रिय भाषण, आप जो बोले वो सामने वाले को अच्छा लगे, ऐसी वाणी यदि हमारी नहीं होगी तो योग क्लास क्या घर भी नहीं चलता। ऐसी भाषा नहीं होगी तो योग क्लास तो दूर की बात है, वो तो चलो आस पड़ोसी कॉलोनी के लोग हैं, आपके अपने घर के लोग भी नहीं टिकते हमारे साथ व्यवहार में। तो इतना बड़ा महात्म्य है वाणी का, ठीक है। और दूसरा, व्यवहार हमारा अच्छा होना चाहिए, केयर वाला व्यवहार हमारा होना चाहिए कि हम दूसरों की केयर करें, उनकी परवाह करें। यदि किसी को कोई समस्या है, आप योग क्लास में आ रहे हो, 40-50 लोग बैठ रहे हो, तो आपका वो परिवार है, वो योगी परिवार है, तो परिवार वाली फीलिंग आनी चाहिए। और ये भी बात है कि हर ग्रुप में इक्का दुक्का कोई ना कोई ऊपर नीचे हो ही जाता है, जो तिकड़म करने वाला हो जाता होगा, सबका एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि सबका अपना अपना स्वभाव, दोष किसी को नहीं देना। अरे वो भी आनंद है, टास्क है हमारे लिए कि कैसे उसको मैनेज करना है क्यों नहीं भाई। एक योग साधक के अंदर इतना गुण होना चाहिए कि उसकी क्लास में 50 लोग आते हैं तो 50 लोगों को मैनेज कर सके, ये उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। और नहीं है तो लाओ, ये लीडरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। और चलो परिस्थितियां हैं, कई बार हम किसी के भले के लिए भी कुछ बोलना पड़ जाता है, व्यवस्थाओं को बनाने के लिए कई बार हमको कठोर बोलना पड़ जाता है, तो उसका प्रभाव ये हो, आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा हो, आपका चरित्र इतना अच्छा हो कि सामने वाले को यदि क्षणिक बुरा लग भी जाए तो भी उसके मन में आपके प्रति बुरी भावना ना हो, उसको यही लगे कि किया था इसलिए बोला। और कभी आप दोबारा बात करो तो आपसे वैमनस्य या वैर भाव उसके मन में लंबे समय तक ना रहे। ये कब होगा? जब खुद आप निष्पक्ष होंगे। तो दूसरा शब्द लिखो, व्यवहार, वाणी, और एक बहुत बड़ा शब्द है निष्पक्षता।
जो संगठन के लिए अति आवश्यक है। अगर संगठन में पक्षपात होता है तो फूट पड़ती है। सभी पक्षपात यदि हम करते हैं तो फूट पड़ती है, और इतना आसान नहीं होता पक्षपात से ऊपर उठ जाना। बहुत कठिन चीज है, बहुत कठिन चीज। और ये हमारे स्वभाव में है, नेचर में है। आपके बेटे से कोई गलती हुई है तो आप चलो अकेले में उसको डांट दोगे, आप समूह में कभी उसको डांटना नहीं चाहोगे। आप माँ हो इसलिए आप उसको अकेले में समझाओगे, हो सकता है थप्पड़ भी मार दो, लेकिन आप समूह में कुछ नहीं बोलोगे। और वहीं किसी दूसरे का बच्चा है, ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रही सब है, मैं एक फैक्ट बता रही हूँ कि अंतर कैसे पड़ता है। हम बोल देते हैं, हमें नहीं परवाह होती। तो निष्पक्षता बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमसे जिसकी अच्छी बनती है हम उसको आगे बढ़ा देंगे, हम उसका सपोर्ट कर देंगे। बाकी को चलो हम उनको, उनका कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इग्नोर कर देते हैं हम कई बार, स्वभाव में हो जाता है। तो उसको प्रयास पूर्वक प्रयास करना है। मन में आ सकता है लेकिन आपको खुद को समझाना है, नहीं ये चीज नहीं कर सकते। एक बार को आपको दिल पे पत्थर रख के कोई निर्णय लेना पड़े, लो। आपको झुकना पड़े किसी के सामने, झुक जाओ। आपको किसी को सॉरी बोलना पड़े, बोल दो। एक शब्द लिखो, एक योग शिक्षक में ईगो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर उसमें ईगो है तो उसकी कक्षा नहीं टिक सकती।